हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम अगस्त महीने के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसमें मैथ्स में 51st क्वेश्चन क्या है। तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,3,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 3 एंड 5। इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि कभी भी कोई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो जो भी एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना हो उसके अलावा के दो कोऑर्डिनेट, जैसे कि यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके अलावा के दो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स एंड जेड। तो एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट जो भी है तो उसका अंडर रूट में स्क्वायर का सम, मतलब कि 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस 25, दैट मीन्स की अंडर रूट 41। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा अंडर रूट 41। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है द पॉइंट्स 5, -4, 2, 4, -3, 1 एंड 7, -6, 4 एंड 8, -7, 5। तो ये किसके वर्टाइसिस है ये पूछा है। ऑप्शन में दे रखा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। वी नो दैट कि स्क्वायर एंड रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सबके बीच का डिस्टेंस क्या क्या है। तो पहले पॉइंट को बोल देते ए, दूसरे को बोल देते बी, तीसरे को बोल देते सी एंड चौथे को बोल देते डी। ठीक है, अब पहले दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाले तो मैं निकाल रहा हूं ए बी। तो ए बी डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर 1, -3 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 1 एंड 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स √3। ठीक है, फिर बी सी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस, तो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, -6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 -1 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जा रहा है अपने पास अंडर रूट में 27, दैट मीन्स 3√3। अब मैं सी एंड डी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो सी एंड डी के बीच में 8 - 7 1 माइनस, ये भी 1 1 1 हो रहा है तीनों में, तो 1 + 1 + 1, दैट मीन्स √3। एंड अब ए डी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ए डी डिस्टेंस 8 - 3 -7 -4, इसमें भी तीनों में 9 9 9 हो रहा है, दैट मीन्स कि ये भी 3√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखने जाए तो चारों साइड्स इक्वल नहीं है, तो पेयर वाइज इक्वल है, मतलब कि ए बी सी डी एंड बी सी ए डी, ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसमें देखने जाए तो अब पॉसिबिलिटीज है रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो होता है उसमें ऑपोजिट डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन रेक्टेंगल देखने जाए तो रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ होती है इक्वल। ठीक है, तो अगर डायगोनल की लेंथ निकाले दैट मीन्स कि ए सी एंड बी डी, तो ए सी की लेंथ निकाले तो अंडर रूट में 7 - 5 2 का स्क्वायर 4, -6 + 4 -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जा रहा है 2√3। ठीक है, और दूसरा डायगोनल बी डी की लेंथ निकालते, तो बी डी की लेंथ में देखने जाए तो 8 - 4 4 का स्क्वायर 16, -7 -3 तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 -1 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जा रहा है 4√3। तो हियर वी कैन सी दैट AC is not equal to BD, that means कि diagonal are not equal, hence given points are vertices of a parallelogram, hence C is our answer। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है कि 5,2,4 6,-1,2 एंड 8,-7, आर कोलिनियर इफ के इज इक्वल्स टू, मतलब कि ये तीनों कोलिनियर है, देन हमें के फाइंड करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, पहले पॉइंट को बोल देते ए, दूसरे को बी एंड तीसरे को सी बोल देते। अब ये कोलिनियर है, दैट मीन्स कि ए बी एंड बी सी भी कोलिनियर वेक्टर होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होंगे। या तो फिर ए बी वेक्टर निकाल लेते एंड बी सी वेक्टर निकाल लेते, उन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। तो ए बी वेक्टर 6-5 1 मिल रहा है, -1 -2 -3 मिल रहा है, एंड 2 -4 -2। और बी सी के लिए मिल रहा है 2 -7 -1 -6 -7 -1 इसलिए, और के -2। तो ये तीनों का और ये तीनों का रेशियो सेम है, तो भी ए बी सी कोलिनियर होते हैं। तो 2/1 -6/-3 एंड के -2/-2, तो इन दोनों को इक्वल कर लेते। तो 2 × -2 इज इक्वल्स टू के -2। तो यहाँ से हो जा रहा है k इज इक्वल्स टू -4 + 2, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू -2, हेंस a इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, ये लाइन है जो x एंड y एंड z दोनों के साथ 60 डिग्री बना रहे, देन एंगल विथ विच इट मेक्स विथ x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है लाइन, वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, y के साथ बीटा विच इज 60 दे रखा है, एंड z के साथ गामा, तो वो भी 60 दे रखा है। तो वी हैव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा तो फाइंड करना, तो वो एज इट इज cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4, एंड सेम फॉर cos स्क्वायर गामा 1/4 इज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 - 1/2, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू +or-1/√2। अपने यहाँ पे ऑप्शन में देखने जाए तो 45, 60, 75 एंड 30, तो 45 पे 1/√2 होता है cos अल्फा, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें ए बी सी डी, और बोला है द प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। तो यहाँ पे देखने जाए तो ए बी सी डी दे रखा है, तो सी डी वेक्टर को मैं बोल दे रहा हूँ ए, और सी डी वेक्टर निकाले, तो सी डी वेक्टर मिल रहा है 2i कैप - 2j कैप प्लस 1k कैप, और ए बी वेक्टर को मैं बोल दे रहा हूँ बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर हमें मिल रहा है 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो वी नो दैट की प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वो होता है मोड ए कोस थीटा, और ए डॉट बी अपॉन मोड बी, क्योंकि कोस थीटा की जगह पे फिर फॉर्मूला रख देंगे ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, तो हमें मिलेगा ए डॉट बी अपॉन मोड बी। तो ए डॉट बी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 2 - 4 - 2, और ओपन मोड बी यानी कि अंडर रूट में 1 + 4 + 4, तो न्यूमरेटर में मिल रहा है -4, डिनोमिनेटर में मिल रहा है 3, हेंस -4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा है कि इफ अ लाइन makes angles alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube, then the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equals to what?
तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हमने एग्जाम्पल में किया था, वहां पे दे रखा था को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा प्लस को स्क्वायर डेल्टा, इसके बराबर होता है 4/3। एंड सारे को स्क्वायर जो है उन सबको हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू 4/3। तो 1 प्लस 1 4 1 है तो 4 और 4/3 लेफ्ट साइड आएगा तो -4/3 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो हो जाएगी 4 माइनस 4/3, दैट मीन्स 12 माइनस 4/3 विच इज 8/3। हेंस सी इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में दे रखा है द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस दे रखी है और उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन जो दे रखी है वो है 2i प्लस j माइनस 3k, उसको बोल देते हैं L1, और सेकंड लाइन की डायरेक्शन जो है उसको बोल देते हैं L2, जो दे रखी है 1i माइनस 3j प्लस 2k। तो हमें पता है कि अगर कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ L1 डॉट L2 अपॉन मॉड L1 इंटू मॉड L2। तो मॉड ऑफ L1 डॉट L2 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन मॉड L1 यानी कि अंडर रूट 4 प्लस 1 5 प्लस 1 5 प्लस 9 तो अंडर रूट 14, और मॉड ऑफ L2 भी हो रहा है अंडर रूट 14, और न्यूमरेटर में अपने पास है -9 प्लस 2 -7 का मोड 7 अपॉन 14, तो 7 अपॉन 14 यानी कि 1/2। तो कोस थीटा हो रहा है 1/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/3। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। अब ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो यहाँ से पहली बात तो हम कह सकते हैं कि तीनों का बॉक्स नॉन जीरो होगा। चलिए ये चीज पता चल रही। देन लेमड़ा इज ए रियल नंबर, लेमड़ा जो है वो कोई रियल नंबर है, मतलब लेमड़ा बिलोंग्स टू आर। then the value of these, okay now then the vectors a plus 2b plus 3c lambda b plus 4c and 2 lambda minus 1c are non coplanar, ये नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। ओके तो चलिए a plus 2b plus 3c and lambda b plus 4c and 2 lambda minus 1c का बॉक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड हमें पता है कि बॉक्स मतलब कि डिटर्मिनेंट ही है, तो डिटर्मिनेंट में जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस 1 को बाहर निकाल लूँ तो 2 लैम्बडा माइनस 1 बाहर आ गया, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब मैं c को 4 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करूँ सेकंड रो में, तो ये 4c हट जाएगा। फिर बीच में सिर्फ बचेगा लैम्बडा b, तो उसमें से मैं लैम्बडा बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो अब अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि a प्लस 2b प्लस 3c, फिर बीच में b और लास्ट में c इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो b को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और c को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो a b एंड c
बन जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें पता है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी तो नॉट इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन में, तो लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो 0 कब कब होते हैं? तो जब लैम्बडा 0 हो तब, और 2 लैम्बडा माइनस 1 0 हो तब, यानी कि लैम्बडा 1/2 एंड लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। तो अगर लैम्बडा 0 एंड 1/2 है तो वो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ऑप्शंस में अब क्या दे रखा है? लैम्बडा की दो वैल्यू के लिए नॉन कोप्लेनर होगा, यस। तो यहाँ पे सी में देखने जाए 0 एंड 1/2 के अलावा वो नॉन कोप्लेनर होगा। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में दे रखा है कि अगर ये दोनों लाइंस, इफ द लाइंस आर एट राइट एंगल देन के, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, देन के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन दे रखी है -3 2k 2, एंड सेकेंड लाइन की डायरेक्शन दे रखी है 3k 1 एंड -1। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0, क्योंकि परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते -9k + 2k -10 equals to 0. That means -7k is equals to 10. Then k is equals to -10/7। तो ये अपना आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसकी कंडीशन अपने पास है, नहीं नहीं नहीं, इफ द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन के की वैल्यू व्हाट। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके लिए अपने पास देखने जाए तो पहले तो L1 क्रॉस L2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा AB डॉट L1 क्रॉस L2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो AB डॉट L1 क्रॉस L2 इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, क्योंकि L1 क्रॉस L2 यहाँ पे अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो AB देखने जाए तो 3 - 1 यानी कि 2, K -1 यानी कि K +1, क्योंकि ये जो y +1 है उसको लिखेंगे y -1। तो ऐसे हो जाएगा K +1, और यहाँ पे z के पास कुछ नहीं है तो सेकेंड लाइन में z -0 लिख सकते, तो 0 -1 यानी कि -1, फिर 2 3 4 1 2 1, इसको ले लेते हैं 0। तो R1 - R2 करें तो 0, यहाँ पे K -2 -5, फिर 2 3 4 1 2 1 इक्वल्स टू 0। फिर अगर C3 - C1 करें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, तो फर्स्ट रो एज इट इज, कॉलन एज इट इज, सेकेंड कॉलन भी एज इट इज, थर्ड कॉलन बन जाएगी -5 2 0। ओके, अब इसको एक्सपांड कर देते, फर्स्ट रो लेके ही कर देते। तो यहाँ पे हो जाएगा -(k - 2) इन ब्रैकेट 0 - 2 -5 इन ब्रैकेट 4 - 3 यानी कि 1 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2k - 4 - 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि k इज इक्वल्स टू 9/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दे रखा है
The coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point to the join of the points these and these. एक पॉइंट दे रखा ए, कोऑर्डिनेट से 1,0,3 और उस पॉइंट से एक लाइन दे रखी है जो 471 एंड 353 में से पास हो रही है। ठीक है, तो इस लाइन पे इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला पॉइंट चाहिए, उसको बोल देते इसको बी, इसको सी और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम बोल देते हैं एम। तो सबसे पहले तो बीसी लाइन का जनरल पॉइंट लिखते, तो बीसी लाइन का जनरल पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कोई भी एक पॉइंट प्लस के इन ब्रैकेट लाइन की डायरेक्शन, तो लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी सी माइनस बी करते, तो 3 - 4 - 1 5 - 7 -2 3 - 1 2। तो लाइन पे जनरल पॉइंट हो गया 4 - के 7 - 2 के एंड 1 + 2 के। ले लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम है। अब ए एम वेक्टर निकालते हैं, तो ए एम वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वो देखे तो 4 - के -1 यानी कि 3 - के 7 - 2 के एंड 1 + 2 के -3 यानी कि 2 के -2। अब अगर m जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ए एम वेक्टर एंड बी सी वेक्टर की डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और बी सी वेक्टर की डायरेक्शन है 1 - 2 तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो -3 + के -14 + 4 के एंड 4 के -4 इक्वल्स टू 0। तो 9 के -18 -21 इक्वल्स टू 0। तो के हो जाएगा 7/3। इस के की वैल्यू को हम रख देते ये m के कोऑर्डिनेट्स, तो वो हो जाएगा 4 - 7/3 7 - 14/3 1 + 14/3। तो ये हो जाएंगे 5/3 फिर 7 3 का 21 21 - 4 7/3 एंड 17/3। तो यहाँ से ऑप्शन को मैच करें तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि ये दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो कोई भी दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वी हैव AB डॉट L1 क्रॉस L2 अपॉन मोड L1 क्रॉस L2। ठीक है, तो ऊपर तो बॉक्स है, बॉक्स किन किन का, तो AB L1 L2, तो AB में डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हूँ, हमें पता ही है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो A होता है और 2 4 5 जो है वो B के। तो 2 - 1 यानी कि 1 4 - 2 यानी कि 2 5 - 3 यानी कि 2 और L1 यानी कि 2 3 4 L2 यानी कि 3 4 5 ये हो गया। और नीचे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो L1 L2 का क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ और उसका मैग्नीट्यूड करना है तो उसका स्क्वायर भी कर देंगे साथ। तो 15 - 16 -1 का स्क्वायर 1 फिर 5 2 10 -12 -2 का स्क्वायर 4 और 8 - 9 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है। और अब ये C1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में और उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके C3 में सब्ट्रैक्ट करूं तो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा 0 -1 -2, यहाँ पे 0
0 एंड -1 और नीचे हो जाएगा √6। तो इस 1 को लेके एक्सपांड करें तो 1 इंटू 1 माइनस 0 यानी कि 1 अपॉन √6। दैट मीन्स 1/√6 इज अवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस कैन बी रिटन एज। दो प्लेन दे रखे और उन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले प्लेन का नॉर्मल दे रखा है 4 4 -5। दूसरे प्लेन का नॉर्मल दे रखा है 8 12 -13। अब हमें पता है जो भी इंटरसेक्शन लाइन होती है उसकी डायरेक्शन होती है दोनों प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ -13 इंटू 4 -52 +60 यानी कि 8। फिर -52 +40 -12 और आगे आएगा माइनस यानी कि 12। फिर 18 माइनस 48 -32 यानी कि ये हो जाएगा 16। और अगर इसमें से 4 कॉमन निकाल ले, मतलब क्योंकि हमें तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो ऐसे कर सकते, तो 2 3 4 ये रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए। अब कोई भी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई या जेड तीनों में से कोई एक जीरो लेते हैं। ऑप्शन में देखने जाए तो दो ऑप्शन में एक्स जीरो है और दो ऑप्शन में जेड जीरो और एक में वाई जीरो है। तो पहले जेड जीरो ले लेते हैं। जेड जीरो लेने से क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं, अगर नहीं आया तो फिर एक्स को जीरो लेंगे। और दूसरा रास्ता ये कर सकते हैं कि पहले ऑप्शन में पॉइंट दे रखा है लाइन पे 0 1 2, दूसरे ऑप्शन में पॉइंट दे रखा है 0 0 2, तीसरे में दे रखा है 1 2 0 और चौथे में दे रखा है 1 2 0। तो इसमें से जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है दोनों प्लेन पे वो लाइन पे होगा पॉइंट। तो मैं 1 2 0 रख ले रहा हूँ। 1 2 0 यहाँ क्योंकि वो दो में है तो 1 2 0 1 + 4 + 8 12। हाँ पहले में सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरे में रखे 8 + 24 दूसरे में भी हो रहा है। तो सी या डी दोनों में से एक आंसर हो सकता है। और लाइन की डायरेक्शन हमें मिली 2 3 4 जो सिर्फ सी में है, डी में तो -3 है, तो सी अपना आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। उसमें दे रखा है द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन 5a + 2b एंड a - 3b। इट is given that mod a is equals to 2√2 and mod b is equals to 3 and angle between a and b is π/4। अगर एंगल बिटवीन a एंड b है तो हमें कहीं ना कहीं a डॉट b की जरूरत पड़ेगी। तो a डॉट b होता है mod a mod b cos थीटा। तो वो डायरेक्ट हो जाएगा 2√2 × 3 और cos π/4 यानी कि 1/√। तो ये मिल जाएगा 6। चलिए अब हमें पता है कि डायगोनल पैरेललोग्राम की अगर साइड्स a एंड b है तो डायगोनल होते a + b एंड a - b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने पास साइड्स, तो 5a + 2b एंड a - 3b। तो एक डायगोनल होगा 5a + 2b दोनों का सम प्लस a - 3b यानी कि ये हो जाएगा 6a - b और दूसरा डायगोनल हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो 5a + 2b - a + 3b।
तो ये हो जाएगा 4a प्लस 5b। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, जो भी बड़ा वो लॉन्गर डायगोनल। क्लियर है, तो मॉड ऑफ 6a माइनस b निकाल रहा हूं, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब 6a माइनस b होल स्क्वायर के जैसे ही डायरेक्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा 36 मॉड a स्क्वायर माइनस 12a डॉट b प्लस मॉड b स्क्वायर। तो 36 इंटू मोड ए है 2√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 8, तो 36 इंटू 8 माइनस 12 इंटू ए डॉट बी हमने निकाला 6 और मोड बी 3 का स्क्वायर 9। तो 36 इंटू 8 होता है 8 6 288 माइनस 12 6 72 प्लस 9, तो 288 माइनस 63 विच इज 225, और ये हमें स्क्वायर मिला तो इसका अंडर रूट निकाले, तो एक डायगोनल की लेंथ मिली 15। अब ये भी ऑप्शन में है तो ये भी हो सकता है। दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालते, यानी कि मॉड ऑफ 4a प्लस 5b, इसका स्क्वायर निकाले, तो 16 मॉड a स्क्वायर प्लस 40 a डॉट b प्लस 25 मॉड b स्क्वायर। तो 16 इंटू मॉड a का स्क्वायर यानी कि 8 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 9, तो 128 प्लस 240 प्लस 225, सबका सम करे तो 5813 की पावर 1 कैरी 1 2 3 9 और 5, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √593। तो ये डायगोनल बड़ा होगा और बड़े डायगोनल की लेंथ होगी √593, हेंस सी इज अवर आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है the value of lambda for which 4 points these and these are coplanar। तो 4 पॉइंट्स दे रखे और चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, ऐसा। वैसे हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी, एक दे रखा 2 3 -1, एक है 1 2 3, एक है 3 4 -2 एंड एक है 1 माइनस लैम्बडा एंड 6। तो हमें पता है कि अगर हम ए बी ए सी और ए डी वेक्टर निकाले और ये अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो वो पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो गए, और वेक्टर कोप्लेनर होने की कंडीशन है डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो पहले मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूँ, 1 -2 -1 2 -3 -1 3 + 1 4। ए सी वेक्टर लिख रहा हूँ, ये ए बी सी एंड डी, तो ए सी वेक्टर हो जाएगा 3 -2 1 4 -3 1 -2 + 1 -1। अब ए डी वेक्टर लिख रहा हूँ, 1 -2 -1 माइनस लैम्बडा -3 एंड 6 + 1 7, इसके बराबर 0। अगर देखना जाए कि R2 को R1 में ऐड कर देंगे तो फर्स्ट दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो R2 को R1 में ऐड करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ पे 3, तो फर्स्ट रो कुछ ऐसे बन गया। अब फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड कर देते, तो 3 इन ब्रैकेट माइनस लैम्बडा -3 + 1 के बराबर 0।
इसका मतलब हो गया लेमडा इज इक्वल्स टू -2, हेंस सी इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक बॉक्स दे रखा है बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, तो इसके बराबर क्या होगा। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये देखने जाए तो ये वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है, और वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट में हमें पता है कि अगर ऐसे दे रखा हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें हम कैसे करते हैं, पहले दूर वाले को पास बुलाते हैं, मतलब ए डॉट सी इंटू बी माइनस फिर नजदीक वाले को पास बुलाओ, यानी कि ए डॉट बी इंटू सी, तो उसके जैसे करते, और इसको एक ही वेक्टर मान लेते जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ सी क्रॉस ए को, राइट। तो इसको कैसे करें, पहले दूर वाले को पास बुलाए, यानी कि सी क्रॉस ए डॉट बी इंटू ए माइनस फिर नजदीक वाले को पास बुलाए, यानी कि सी क्रॉस ए डॉट ए इंटू बी, ये होगा, और बाहर है बी क्रॉस सी, तो वी है यहाँ पे, तो ए एंड ए दो वेक्टर सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो वो गायब हो जाएगा। अब सी क्रॉस ए डॉट बी, ये जो है वो बॉक्स ऑफ सी ए बी है, तो बॉक्स ऑफ सी ए बी इंटू ए, और आगे है बी क्रॉस सी, मतलब डॉट प्रोडक्ट में है, तो बॉक्स ऑफ सी ए बी बाहर निकाल लेते हैं, और बचेगा क्या, बी क्रॉस सी डॉट ए, तो वो हो जाएगा बॉक्स ऑफ बी सी ए। अब बॉक्स में अगर साइक्लिक रोटेशन करें, मतलब कि ये सी को पीछे भेजे, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो हो जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। यहाँ से ए को आगे लेंगे तो भी बॉक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो भी हो जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी इंटू ए बी सी, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि if u, v and w are three non-coplanar vectors, then u plus v minus w dot ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। इसका मतलब u v w का बॉक्स 0 नहीं होगा, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते कि अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो दे रखा है वो किसका बॉक्स है, u प्लस v माइनस w, u माइनस v एंड v माइनस w, इसका बॉक्स। इसको मैंने डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखा ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे देखने जाए तो R3 को R1 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो अब हो जाएगा u माइनस v एंड v माइनस w। अब करो R2 माइनस R1, तो सेकेंड रो में से u चला जाएगा, तो बचेगा u माइनस v एंड v माइनस w। अब करो R2 को R3 में ऐड करें, तो u माइनस v एंड माइनस w, और दो बार माइनस माइनस कैंसिल कर दे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये है डिटरमिनेंट u v w का, यानी कि u डॉट v क्रॉस w। तो
ये हो जाएगा u डॉट v क्रॉस w, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एंड बी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय दिस एंड दिस बिकम्स मिनिमम। पैरेललोपाइड की 3 साइड्स दे रखी है और उसका वॉल्यूम मिनिमम हो, और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है वही बॉक्स होता है A1 A1 0 1 A 0 1। इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस A इंटू 0 माइनस A स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 माइनस A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस A क्यूब माइनस A, यानी कि A क्यूब माइनस A प्लस 1। इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है तो इसको बोल देते एफ ऑफ AOD से कर सकते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट कर देते, एफ डे से इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर माइनस 1। इसको जीरो करेंगे तो A की 2 वैल्यू मिलेगी, प्लस और माइनस 1/√3, और एफ डबल डे से मिलेगा 6 है। तो मिनिमम के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कब होगा? जब A होगा 1/√3। ठीक है, तो A 1/√3 के लिए वो मिनिमम होगी, तो A इज इक्वल्स टू 1/3, हेंस C इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। क्या बोला है? 2 फेयर डाइस आर टॉस्ड। 2 डाइस को टॉस किया जा रहा है। लेट A बी द इवेंट दैट फर्स्ट डाई सर्व्स एन इवन नंबर। ये फर्स्ट डाई बोल देते, ये सेकंड। A इवेंट क्या है कि फर्स्ट डाई पे आए इवन नंबर, और B बी द इवेंट दैट सेकंड डाई सर्व्स द ऑड नंबर। B इवेंट है कि सेकंड डाई में आए ऑड नंबर। देन द 2 इवेंट्स A एंड B आर, पहले बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 0। दोनों का इंटरसेक्शन 0 मतलब A पे इवन और B पे ऑड साथ में नहीं आने चाहिए। तो ये तो नहीं है, साथ में तो आ सकते हैं। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, तो ऑप्शन A कैंसिल। B इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही नहीं, तो वो निकल ही जाएगा। C डिपेंडेंट, कि A पे इवन और B पे ऑड जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना। डिपेंड तो नहीं करते। ए भी अपने तरह से फ्री है और बी भी फ्री, क्योंकि दोनों डाइस पे क्या आएगा वो कह नहीं सकते। अगर ए पे इवन आएगा तो बी पे ओड आएगा, या ए पे इवन आएगा तो बी पे इवन आएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। और नहीं कह सकते इसका मतलब डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस, इंडिपेंडेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, हेंस डी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, राइट? हाँ। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3। तो सारे नंबर जो है वो 2 या 3 से डिविजिबल होने चाहिए। 2 या 3 नहीं, सॉरी, 2 and 3 दोनों से। तो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल कब होता है? जब इनके एलसीएम यानी कि 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल वाले क्वेश्चन कितने होते हैं? तो 16, क्योंकि 16 6 96 वो आएंगे 100 नेचुरल नंबर फर्स्ट 100 में। ठीक है, तो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसमें से फेवरेबल हो जाएंगे 16C3 और टोटल हो जाएंगे 100C3। तो कर लेते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे 100 इंटू 99 इंटू 98 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कैंसल आउट करना है। 16 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, फिर 3 5 जा और 5 5 जा, फिर 14 7 जा, फिर 3 11 जा, तो ऊपर बच रहा है सिर्फ 4, नीचे 5 इंटू 11 इंटू 7। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे 333 आएगा, 33 आएगा, तो नीचे बचेगा 33 इंटू 5 इंटू 7। तो ऑप्शन से देखने जाए तो वो एक ही दिख रहा है कि डी, हेंस डी इज अवर आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट a man will be alive in 20 years is 3/5। प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि द मैन विल बी अलाइव इन 20 years is 3/5, and the probability that his wife will be alive in 20 years is 2/3। then the probability that at least one will be alive in 20 years। तो यहाँ पे देखना जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/5, मैन लाइव करेगा उसको ए बोल देते और वाइफ लाइव करेगी उसको बी बोल देते, तो वो दे रखा है 2/3। और वी नो दैट कि ये बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, तो जो वो हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। 3/5 प्लस 2/5 माइनस 2/3, 3/5 प्लस 2/3 माइनस 2/5, यानी कि 1/5 प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 15। तो ए यूनियन बी फाइंड करना, एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, एटलीस्ट वन मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी यानी कि 13/15, हेंस ए इज अवर आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में A and B are events such that P of A union B is equals to 3/4। P of A intersection B is equals to 1/4 और P of A बार दे रखा है 2/3, यानी कि P of A हो जाएगा 1/3। हमें फाइंड करना है P of A बार इंटरसेक्शन B, मतलब A नहीं एंड B। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से करते हैं। इसको बोल देते A और इसको बोल देते हैं B। अब हमें पता है A बार मतलब A के बाहर का, A के बाहर का एंड B, दोनों में कॉमन यहाँ पे जो मैं शेडेड कर रहा हूं वो होगा। तो ये देखने जाए तो वो है P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B है, P ऑफ A है, A यूनियन B है, तो P ऑफ B निकाल सकते हैं। तो P ऑफ B निकाले तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू 3/4। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी कि 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 1/4। तो P ऑफ B यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 2/4, 1/2 माइनस 1/3 यानी कि 1/6।
तो अब हमें जो चाहिए वो है 1/6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे 3 -2 1, जस्ट अ सेकेंड है। पी ऑफ ए दे रखा है 1/4, हाँ सही जा रहे। तो 1/6 माइनस 1/4, तो फिर ये पी ऑफ बी निकालने में कुछ गलती कर दी है हमने। पी ऑफ बी निकालने में गलती कर दी। ए यूनियन बी, हाँ ए यूनियन बी 3/4, फिर पी ऑफ ए, पी ऑफ ए 1/3, पी ऑफ बी फाइंड करना। हाँ ये 1/4 इस साइड आएगा तो प्लस होगा, हमने कर दिया माइनस। ये 1/4 लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 1 माइनस 1/3। ये पी ऑफ बी होगा विच इज 2/3। यहाँ पे आ जाएगा 2/3। तो 2/3 माइनस 1/4 यानी कि 8 माइनस 3/12 विच इज 5/12। हेंस 5/12 इज अवर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए स्पीक्स ट्रू उसको बोल देते 80 विच इज 4/5। प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक्स ट्रूथ उसको बी टी बोल देते विच इज 3/4। प्रोबेबिलिटी दैट they contradict each other when asked to speak on a fact। मतलब कोई एक चीज के बारे में बोला जाए कि वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए मतलब एक सही और एक गलत। तो एक सही और एक गलत का मतलब है कि मान लीजिए ए सही तो ए ट्रू, इंटरसेक्शन बी गलत मतलब बी टी का बार, बी टी मतलब कि बी सही और बी टी का बार मतलब बी गलत। इसका यूनियन चाहिए किसके साथ कि ए गलत यानी कि ए टी बार इंटरसेक्शन बी सही यानी कि बी टी, इसके साथ ये हमें फाइंड करना है। मतलब दोनों का सम कर लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट से तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ही है, मतलब दोनों का सम। तो पहले इसका देखने जाए तो 80 यानी कि 4/5, ये वाला निकल रहा है तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टी बार, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टी बार तो 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 बार यानी कि 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टी 3/4। तो ये टोटल हो जाएगा 7/20। हेंस बी इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बैग ए कंटेन्स 2 white and 3 red। चलिए तो लिखते जाते हैं। ये बैग ए है 2 white 3 red and a bag B contains 4 white 5 red। One ball is drawn at random from a randomly chosen bag। एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं and it is found to be red। जो रेड आया है ऐसा गिवन है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बी। ओके चलिए, ए की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो रेड आया है ऐसा गिवन है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड करते हैं।
तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, राइट। और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आफ्टर ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आफ्टर बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, आर आफ्टर ए में से रेड बॉल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आफ्टर बी वो है 5/9। तो 1/2 कॉमन निकाल लो, 3/5 प्लस 5/9 यानी कि 18 प्लस 27 प्लस 25 अपॉन 45। तो ये हो जाएगा नीचे 90 और ऊपर 52। ये मिला हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब बोला है कि ये बी में से आएगा, बी में से आने की ये थी जो मैं सर्कल कर रहा हूं। तो दिस डिवाइड बाय टोटल यानी कि 5/18 डिवाइड बाय 52/90। तो इन दोनों को ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर आर, ठीक है ना। तो 5/18 इंटू 90/52 18 5 तो ये हो गया 25/52। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है E एंड F बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E एंड F कोई भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, राइट। अब बोला था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ E एंड F हैपन्स इज 1/12। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो इंटरसेक्शन की 1/12 इंटू 1/12 यानी कि 1/144। ओके, बोथ E and F that both E and F happens, both E and F happens मतलब कि E इंटरसेक्शन F, सॉरी दोनों एक साथ होगी, और दोनों एक साथ होगी मतलब E इंटरसेक्शन F। तो वो हमें दे रखा है 1/12। यस, प्रोबेबिलिटी दैट the probability that neither E nor E happens is 1/2। अब neither E nor E तो उसका मतलब कि E बार इंटरसेक्शन F बार कि दोनों में से कोई भी नहीं होगी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F पूरे का बार, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F विच इज 1/2। दैट मीन्स कि E यूनियन F हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F फाइंड करें तो चलिए पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है E यूनियन F के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। यहाँ पे रख देते हैं सबकी वैल्यू। तो ये 1/2 P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस 1/12। तो यहाँ से हमें P ऑफ E प्लस P ऑफ F मिल जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस 1/12 यानी कि 5/12। ना ना 6 एंड सम होगा तो 7/12 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें दोनों में सम 7/12 हो और मल्टीप्लीकेशन हमारे पास है 1/12। तो पहले तो मल्टीप्लीकेशन किन किन में 1/12 हो रहा है, ऑप्शन ए में हो रहा है, बी में हो रहा है, सी में नहीं हो रहा है, डी में भी नहीं हो रहा है। तो अब ऑप्शन ए एंड बी दोनों में किसका सम 7/12 हो रहा है, तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर
ए में हो रहा, तो हेंस ऑप्शन ए इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में।